जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के वो क्वेश्चंस जो कि आपको देखने को मिलेंगे जुलाई वाले एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी यही एनालिसिस किया गया है कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वही क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से हूबहू मैच कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें। और आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जो ज़ख़ीरा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का भंडार है, वो सारी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोग ये क्लासेस देखते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। फिलहाल आज देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। सीटेट का एक पेपर है ये। सीडीपी का पहले डिस्कस करते हैं कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या फिर गर्भावस्था से। तो जो मानव विकास का प्रारंभ होता है ये आपका होता है गर्भावस्था से। तो ये जो अवस्था होती है, जो विकास की अवस्था होती है, कब से कब तक का होता है? तो ये होता है आपका गर्भावस्था से लेकर गर्भाधान से लेकर जन्म तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो शैशवावस्था होता है तो ये जन्म से 3 वर्ष तक की आयु तक होता है। और जो बाल्यावस्था होता है ये चौथे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होता है। और जो किशोरावस्था होती है ये 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक होती है। उसके बाद एक अवस्था और होती है जिसको कहते हैं वयस्कावस्था। ये 18 से लेकर मृत्यु तक होती है, जो वयस्क हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मतलब मानव विकास का जो प्रारंभ है, प्रारंभिक स्टेज जो होता है वो गर्भावस्था होता है, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक के लेखक कौन है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। दूसरा क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट एम गेने, ठीक, यानी R.M. गेने। और ये बुक जो थी 1970 में द कंडीशंस ऑफ लर्निंग लिखी, मतलब कि इसका लेखन किया गया था, ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टैनले हॉल का है, ठीक है। किशोरावस्था जो होता है वो बड़े संघर्ष, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था है। इसे G.S. हॉल द्वारा, हॉल पहला वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था जिसने किशोरावस्था का गहन अध्ययन किया, और उसके द्वारा प्रतिपादित तथ्य केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से ही महत्व नहीं रखते, बल्कि उनकी वर्तमान काल में भी सार्थकता कम नहीं हुई है, ठीक है। और जो किशोरावस्था की वो होती है, काल होता है, ये आपका 12 से 13 वर्ष से लेकर 22 से 24 वर्ष की अवस्था तक माना जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? जो सूक्ष्म शिक्षण है उसको भारतीय प्रतिमान के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल कितना समय लगता है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 36 मिनट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो कह रहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? तो पाँचवें का जो सही ऑप्शन होने वाला है तो ये हो जाएगा आपका पाँचवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेट्स और अन्य, ठीक है। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखिए टू द क्वेश्चन हम चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, पहला है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको लग रहा है कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें यह होगा कि बच्चे को वो परामर्श देगा, उसके अलावा ये नहीं कि वो नज़रअंदाज कर दे या तत्काल घर भेज दे, बच्चे को दंड दे देना। देखो, ये तो रियलिटी में होता है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है कि हमें परामर्श देना है। लेकिन अगर रियलिटी में, अगर अभी कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है तो उसे सबसे पहले फोकस इस पर किया जाता है, पहले उसे दंड दिया जाता है, ठीक। दूसरा होता है कि उसे भेदभाव, मतलब कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तीसरा ये होता है कि उसे घर भेज दिया जाता है। चौथे पे ऑप्शन आता है कि बच्चे को परामर्श दिया जाता है। लेकिन किताबी भाषा में तो हमें पहले पे इसको रखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं रियलिटी बता रहा था, फ़िलहाल तो जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हमें वहाँ पर किताबी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, रियलिटी को इस्तेमाल नहीं करना है,
चलिए आगे देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। 7वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, या फिर शैक्षिक संस्थानों के विकास से। तो 7वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका सर्वांगीण विकास, जो कि हर तरह के विकास से संबंधित होता है। सर्वांगीण का मतलब सारे ही विकास जितने टाइप के होते हैं वो सारे ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक, इसका विस्तार तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन फिलहाल आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां में क्या कह रहा है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया था, तो 8वें का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए जो बीएस ब्लूम थे इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, जबकि थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत और कोहलर का सूर्य या अंतवृत्ति का सिद्धांत, ये सारे थे। लेकिन जो बीएस ब्लूम थे इन्होंने क्या नहीं किया, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है। शिक्षा में जो अवरोधन का तात्पर्य है वो क्या है। पहला है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। तो इसमें देखें कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है। तो शिक्षा में जो अवरोधन का तात्पर्य है वो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये जो होता है शिक्षा में अवरोधन का काम करता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने टीचिंग करी है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें आपका किस में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, यानी कि किससे कौन सी ऐसा कौशल है जिससे पूर्व ज्ञान निकाला जाता है छात्रों से पूछ कर प्रश्न। तो 10वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका प्रस्तावना कौशल। जो भी हम प्रकरण पढ़ाना होता है उस प्रकरण संबंधित हम जो है उसका प्रकरण निकालने के लिए पूर्व ज्ञान छात्रों का देखते हैं और उसी के आधार पर हम प्रस्तावना कौशल के सहायता से हम प्रकरण निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन 10वां का ए हो जाएगा। 11वें का देखेंगे, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। तो 11वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गार्डनर ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां में कह रहा है कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है। तो 12 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा पढ़ने और वर्तनी में। ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम कठिनाई होती है, जबकि आपको बता दें कि इसे जो डिसलेक्सिया होता है ये DSM-4, ठीक है, इसमें ही इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और ये है कि ये समझें कि एक बीमारी टाइप से होती है डिसलेक्सिया, जो कि 4% बच्चों में ज़्यादातर मतलब देखी जाती है कि बच्चों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनमें से क्या समावेशी शिक्षक की भूमिका नहीं है। जो समावेशी शिक्षक होते हैं उनकी भूमिका क्या नहीं होती है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो निःशक्त बच्चे होते हैं उन पर क्या ध्यान नहीं देना चाहिए, और शिक्षक के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, और बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठक की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। किसके लिए, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। मतलब इसमें कौन सा है जो कि शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो वो ये है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये एक शिक्षक का काम नहीं है। ठीक है, उन्हें हर चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। 14 देखेंगे। 14 कह रहा कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़ के ही लग रहा है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि इसके लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। जो बच्चों की वृद्धि है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से, भावात्मक या फिर नैतिक या फिर शारीरिक। जो बच्चे की वृद्धि है वो मुख्यतः किससे संबंधित है, तो इसमें जो होगा ये आपका शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, और बाकी आप ये जान लें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से या 4 या फिर 5 क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकते हैं, जबकि अभी तक मैंने खुद 2 या 3 क्वेश्चन विकास और वृद्धि से बता दिया है आपको। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, इसको किसने कहा था? तो 16वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गिलफोर्ड ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अब आपका 17वां, जो कि ये आपको इसमें सूची मेल करनी होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्रूनर ने और आशुबेल ने, ग्लेजर ने और गार्डनर ने क्या क्या दिया था, या क्या उनकी परिभाषाएं थी, या फिर किस चीज़ पर उन्होंने जो है शोध किया था? तो ब्रूनर का अगर देखें तो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान जो था ये इनके द्वारा, मतलब ए वाला जो होगा ये चौथे पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आशुबेल जो थे, आशुबेल ने क्या किया था, यानी आशुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, यानी बी वाला जो आएगा ये तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद ग्लेजर जो थे, ग्लेजर ने क्या किया था, तो ग्लेजर जो थे वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक थे, जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, यानी कि तीसरा वाला जो है यानी सी वाला जो होगा ये पहले वाले पे आएगा। उसके बाद डी वाला जो है, डी वाला तो फिर गार्डन बचा, ये साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान यानी दूसरा। तो इसका जो कूट बनेगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 17 का डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। जो समस्या समाधान का प्रथम चरण है वो क्या है? तो 18वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका समस्या की पहचान। जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं तो फिर आप समस्या का समाधान का प्रथम चरण हासिल कर लेते हैं, मतलब कि अब आपको उसका समाधान निकालना है, पहले आपको उसको पहचानना होगा। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो आपके सीटेट की परीक्षा में आएंगे और हूबहू क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर कर दें सभी मित्रों के साथ, और पूरी वीडियो पूरे क्वेश्चन ज़रूर देखें। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना होगा। तो 19वें का जो सही ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा? तो 19वें का जो सही ऑप्शन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां देखेंगे, 20वें में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो 20वें का जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। ठीक है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ये सामान्यीकरण है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत बेहतर से आप समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। तो जो पुनर्बलन पूछ रहा, पुनर्बलन का सिद्धांत, तो 21 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे, 22वें में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो ब्रूनर का प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, अंतप्रज्ञ अवस्था। तो 22वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंतप्रज्ञ अवस्था यानी इंट्यूटिव स्टेज। 23वां देखेंगे, मॉरिसस ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं कौन कौन से? मॉरिसस ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वो कौन कौन से हैं? तो 23वें का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खोज है पहला, मतलब दूसरा वाला पहले पे आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण है, फिर पहला आएगा, फिर उसके बाद आत्मीकरण आएगा जो कि चौथे पे है, फिर उसके बाद संगठन आएगा जो कि तीसरे पे है, फिर उसके बाद वाचन या अभिव्यक्तिकरण आएगा जो 5वें पे है। मतलब 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो क्रम था ये था। ठीक है, तो इसको जो सीक्वेंस में लगाया गया तो ऐसे आएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है
यानी कॉग्निटिव डोमेन होते हैं, उससे कौन सा संबंधित नहीं है। तो 24 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका अनुमूल्यन। ठीक, इसके अलावा और सभी क्या हैं, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, ये सारे क्या हैं, संज्ञानात्मक पक्ष जब आप लिखते हैं। जब आपको याद होगा जब आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो उसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य करके लिखा होगा, तो उसमें प्रयोग भी आता है, बोध भी आता है, ज्ञान भी आता है, लेकिन अनुमूल्यन नहीं आता। ठीक है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो 25वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका लंबवत। लंबवत नहीं होता है, ठीक है, अधिगम का वक्र। इसको मिलाना होगा हमें सूचियों में कि कौन सा सही होगा या कौन सा क्या होगा। तो इसको देखेंगे 26 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है। 26 में जो आएगा ये होगा एनिमल का थॉर्नडाइक। ठीक, एनिमल इंटेलिजेंस का जो वो दिया था, यानी ए वाला तीसरे पे आएगा। बी वाला आपका आएगा पुनर्बलन की जो अनुसूची है, इसको किसने दिया था, ये अभी मैंने आपको बताया था, इसको स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर कितने नंबर पे हैं, ये 4 नंबर पे हैं। उसके बाद सी वाला आएगा, सी पे क्या है कि सार गर्भिता का नियम, जो सार गर्भिता का नियम है इसको गेस्टाल्ट ने दिया था, जो गेस्टाल्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। और जो डी वाला ऑप्शन अनुकूलन आएगा ये आपका पियाजे द्वारा दिया गया है। तो मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 4 1 2। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ तो एक टाइम पे आपका रुक जाता है, लेकिन जो विकास है, ये विकास आपकी सतत मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली जो एक प्रक्रिया है, इसको किस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई थी। तो ये आपका जो संविधान का संशोधन था 28 का, ये आपका था 86वां संविधान संशोधन, जिसको 21 के ए में जोड़ा गया था, जिसमें था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा उनका संवैधानिक अधिकार है, मतलब मूल अधिकार है एक प्रकार से। ठीक है। और अगर इसमें एक बात और करें तो इसमें इसमें जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, यानी DPSP है, उसके अंतर्गत दिया था आर्टिकल 45 में कि 6 वर्ष के जो कम बच्चे होंगे उनके लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करे कि उनको शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा उनको भी दी जाए। लेकिन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, इनके लिए ये एक मौलिक अधिकार है उनका। ठीक है, इसको सरकार छीन नहीं सकती। ठीक, और ये वाला जो है ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो ये चीज़ है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। 29 का जो सही ऑप्शन होगा, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, मैकडूगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। विकास की इसी अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये CDP के 30 में 30 क्वेश्चन बेहतरीन हो गए होंगे। CDP में किए गए ये सारे क्वेश्चंस आपको वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आएगी वो आपकी हिंदी की सीरीज़ आएगी। हिंदी के लिए आप लोग तैयार हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों के साथ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।